नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है बच्चों, आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन था, दूसरे लेक्चर में अपने लंग्स के बारे में, थोरेसिक कैविटी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया था, ट्रैकिया उसके जितने भी पार्ट्स थे वो सब देख लिया था। अब आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट यूज होंगे, थोड़ा सा आप फोकस करोगे, बहुत इजी है, आपको समझा दूंगा मैं। बस आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, है ना। अटेंशन तो आप बहुत देते हो इधर उधर, थोड़ा मुझे भी दे दो, है ना। चलो, तो हम बात करते हैं अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब है क्या, है ना, कि ब्रीदिंग कैसे होगा, इसकी पूरी मैकेनिज्म जो है वो आज हम इसमें जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, इसमें मैकेनिज्म में दो तरह का है, एक है इनहेलेशन कैसे होगा और एक्सहेलेशन कैसे होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको ले चलते हैं एक सादे स्लाइड के ऊपर, और सादे स्लाइड के ऊपर ले जाकर के जो है आपसे कुछ, हाँ देखिए, सबसे पहले हैशटैग आरएसएस की बात अगर करें तो हैशटैग आरएसएस आप लोगों को पता है ये क्या है, राजेश सिन्हा स्पेशल। देखिए क्या है ये, आपको सबसे पहले कुछ लॉज पता होना चाहिए। मैकेनिज्म जानने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक लॉज पता होने चाहिए। पहला बेसिक लॉ ये है, ये कहता है कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, है ना, किसी भी गैस का मूवमेंट, है ना, किसी भी वाटर पोटेंशियल में वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला लॉ ये बोलता है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस, हाई कॉन्सेंट्रेशन बोलो, हाई प्रेशर बोलो, अकर फ्रॉम हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो ये होता है, क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस अकर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पहली चीज ध्यान रखनी है। दूसरा जो लॉ है ना, दूसरा जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है बोलो? बॉयल्स लॉ। क्या नाम है इसका? बॉयल्स लॉ। अब सुनो, ये बॉयल्स लॉ क्या बोलता है ना, बॉयज लॉ नहीं है ये बॉयल्स क्या बोलता है? बॉयज लॉ, ये बॉयज लॉ बोल रहा है आपको कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो बोल रहा है कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा कि जो प्रेशर है ना, हमारा जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा वॉल्यूम के। वॉल्यूम के क्या हो जाएगा बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये दो लॉज अगर आपको याद है, कौन सा लॉज? एक बॉयल्स लॉ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। और दूसरा लॉ क्या है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस अकर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं प्रेशर को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। या फिर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। ये है। अगर इस पे ग्राफ अगर बनाओगे तो ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम पे कैसा बनता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये बनेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये सब चीजें जो है, ये दो लॉ अगर आपको बेसिक पता है तो अब आपको जो है वो कम दिक्कत आएगी, या मैं कहूं कि दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए, अब जो है वो हम लोग मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो मैकेनिज्म देखने से पहले हमने कुछ बात करा था। पहला क्या बात करा था, वो बात को पहले समझ लेते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने करा था। क्या करा था? आपने देखा ही नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, तो देखो, हैशटैग आरएसएस क्या कहता है कि पहले आपको दो लॉज पता होने चाहिए। पहला कि हायर प्रेशर टिल सो लोअर प्रेशर जो है वो गैस का मूवमेंट होगा, और दूसरा जो लॉ कहता है कि बॉयल्स लॉ कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आपका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब पहला चीज क्या है कि वी कांट अल्टर, है ना, वी कांट अल्टर, है ना, दी वॉल्यूम ऑफ lungs डायरेक्टली।
क्या बोला जा रहा है कि वी कांट अल्टर द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डायरेक्टली। हम लोग जो है वॉल्यूम ऑफ लंग्स को जो है वो डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, वी चेंज, है ना, चेंज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। हम क्या करते हैं, वी चेंज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी दैट रिफ्लेक्ट, वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है रिफ्लेक्ट इनसाइड लंग्स, है ना, इनसाइड लंग्स, वो लंग्स में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। क्या क्या पता हो गया, लॉस पता हो गया, दूसरा ये कहानी पता हो गया कि हम लोग डायरेक्टली लंग्स का वॉल्यूम अल्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग थोरेसिक कैविटी का क्या करते हैं, वॉल्यूम को अल्टर करते हैं। अगर थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को अल्टर करेंगे तो वही रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, लंग्स के अंदर, और उसकी भी वॉल्यूम बढ़ेगी और घटेगी। ठीक है जी। चलिए, तीसरी चीज हमें पता है कि अगर मुझे अल्टर करना है थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को, अगर क्या करना है, चेंज करना है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, अगर हमें थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को चेंज करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टर्नम को क्या करना पड़ेगा बताओ, स्टर्नम को क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा, स्टर्नम को क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, राइज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, है ना, या फिर रिब्स को क्या करोगे, रिब्स को क्या कर दोगे, राइज कर दोगे, तब भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज। और जो हमारे पास क्या है बताओ, डायाफ्राम जो है ना, डायाफ्राम, और अगर हम डायाफ्राम को क्या कर दें, है ना, पहले होता है वो डोम से, अगर हम उसको स्ट्रेट कर दें, है ना, क्या कर दे, उसको स्ट्रेट करवा दे, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, तब ये इस तीनों केस में क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर ये तीनों नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि ये जो राइज कर रहे हैं और ये स्ट्रेट हो रहा है, अगर ये नॉर्मल कंडीशन पर फिर आ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, ध्यान से सुनना, ये होगा कैसे, ये राइज कैसे करेगा, ये राइज कैसे करेगा, और ये स्ट्रेट होगा कैसे, तो ये जो होता है ना, ये होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। और ये किसकी नॉर्मल कंडीशन में कब आता है, ड्यू टू रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन की वजह से आता है नॉर्मल कंडीशन में। यहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों को बात क्लियर है। अब चलते हैं अपन आगे, और आगे फटाफट बात करते हैं। अब देख लो, जैसे इस तरीके से ये है ना, ये जो है वो आगे से क्या है बताओ, स्टर्नम है, और ये जो है पीछे से क्या है बताओ, आगे से जो दिख रहा है मुझे वो क्या दिख रहा है बताओ, है ना, ये जो आगे से दिख रहा है वो क्या है, स्टर्नम, ये जो है वो है रिब्स, है ना, ये रिब्स है, और पीछे से जो ये जो दिख रहा है वो क्या है, वर्टिबल कॉलम, और यहाँ पे इस तरीके से ये क्या है, ये है रिब केज, और ये अगर यहाँ पे डायफ्राम डाल देंगे तो ये बन जाएगा थोरेसिक कैविटी। और ये देखो इस तरीके से ये है ना, रिब्स, है ना, तो ये होता है रिब्स, है ना, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब्स, ये सब, तो ये रिब केज होगा, है ना। तो कुछ कुछ जैसे रिब्स की अगर बात करोगे तो आगे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे भी ट्रू रिब्स होता है ना, फॉल्स रिब होता है, और फ्लोटिंग रिब्स होता है ना, जो आगे वाले चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही पढ़ना है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है। ये बस डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये तुम्हें क्लियर हो कि कैसे होता है। अब देखो, अब फिर हम आ जाते हैं इसी कंडीशन पे। अगर मैं बात करूं इंस्पायर की कैसे हो रहा है ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है उस पर बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इनहेलेशन की अगर मैं बात करूं, इनहेलेशन कैसे हो रहा है, इनहेलेशन, तो ध्यान से सुनना। इनहेलेशन के लिए मुझे क्या इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनो, इनहेलेशन के लिए क्या चाहिए हमें, इनहेलेशन के लिए क्या चाहिए, इनहेलेशन का मतलब है कि, इनहेलेशन का मतलब क्या है कि एयर कहां से कहां मूव करेगा, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर मूव इनसाइड द लंग्स, मूव इनसाइड द लंग्स। अगर ऐसा हो रहा है कि एयर कहां से एटमॉस्फेयर से लंग्स की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है,
मेरी जान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रेशर पक्का का पक्का कम होना चाहिए लंग्स के अंदर, तभी तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर एयर मूव करेगा। अरे बोलो ना, शर्माते क्यों हो? शर्माओ नहीं, बोलना है, बोलिए, बोलिए क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? प्रेशर, प्रेशर देयरफॉर क्या लिखेंगे? प्रेशर इनसाइड दी लंग्स, प्रेशर इनसाइड दी लंग्स क्या होगा? लोअर देन एटमॉस्फेयर, हाँ कि ना? एटमॉस्फेयर से क्या होगा? लोअर होगा। अगर ये एटमॉस्फेयर से लोअर है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या होगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ किस चीज का? बोलो, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या होगा? इंक्रीज हुआ होगा, है ना? बिकॉज प्रेशर, बिकॉज प्रेशर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, बिकॉज प्रेशर इज डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज क्यों हुआ है ना? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज इसलिए हुआ है ना? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हुआ है क्योंकि प्रेशर क्या हो गया है? डिक्रीज। अब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increase due to due to due to due to किसकी वजह से बताओ? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम, है ना? डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अगर डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज। लेकिन वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हुआ किस क्षेत्र में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये जो है ना, इस एक्सिस को बोला जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो किसमें इंक्रीज हुआ है बताओ? एंटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। कब? जब डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तब। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर हुआ है? डायफ्राम के अंदर हुआ है, तब वॉल्यूम जो है ऑफ लंग्स एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो है वो क्या हुआ है बताओ? इंक्रीज हुआ है। अब इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरकोस्टियल मसल्स क्या होता है बताता हूं। इंटरकोस्टियल, इंटरकोस्टियल मसल्स, इंटरकोस्टियल मसल्स ये क्या होता है? दो रिब्स के बीच में, है ना, ये एक रिब्स है और ये एक रिब्स है। ये दो रिब्स के बीच में जो है वो इस तरीके का, है ना, ऐसा मसल्स होता है ना, दो रिब्स के बीच में ऐसा मसल्स होता है। उस मसल्स का नाम क्या होता है? इस मसल्स का नाम होता है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये भी दो तरह का होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरकोस्टल मसल्स जब होगा तो क्या होगा बताओ? तब के केस में भी यही होगा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इस बार एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस था और इस बार किस एक्सिस में इंक्रीज होगा? इस बार जो है वो लेटरल साइड में जो है वो इंक्रीज होगा, है ना? कहाँ इंक्रीज होगा? लेटरल साइड में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पूरा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम होगा तो डायफ्राम का शेप कैसा होगा बताओ? डायफ्राम का शेप जो है वो कैसा होगा, है ना? शेप ऑफ डायफ्राम कैसा होगा इस समय? शेप ऑफ डायाफ्राम की बात करोगे तो शेप ऑफ डायाफ्राम कैसा होगा? यहाँ पे स्ट्रेट होगा, है ना कि डॉम, है ना? कैसा होगा शेप? स्ट्रेट शेप होगा, नॉर्मल शेप नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। तो ये होता है इंस्पायरेशन के केस में। तो इंस्पायरेशन कब हो रहा है? जब एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर मूव इनसाइड द लंग्स। और ये कब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर कम होना चाहिए होगा एटमॉस्फेयर से। अगर प्रेशर कम है इसका मतलब पक्का वॉल्यूम बड़ा है,
और वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम होगा। ठीक है, यहां तक किसी को किसी भी तरह का दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, भय, चिंता, हताश, चिड़चिड़ापन नहीं है ना? बोलो ना, नहीं बोलते हैं, बोलना है। अब देखिए, अब इसी को अपन उल्टा करके पढ़ लेते हैं। मतलब कि क्या होगा, देखो ऐसा होगा कि कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम स्टार्ट, है ना? कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम स्टार्ट, तो डायाफ्राम बिकम स्ट्रेट। डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होने वाला है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, जिसकी वजह से वो क्या होगा बताओ? इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इन thoracic volume in anterior posterior axis, in anterior posterior axis, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो जाएगा बताओ? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहला गेम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम स्टार्ट, डायफ्राम बिकम स्ट्रेट, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, किस साइड? एंटीरियर पोस्टीरियर साइड। दूसरा इसी समय क्या होगा? दूसरा इसी समय क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरकोस्टल मसल्स, तो जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना? तो रिब्स क्या हो जाएगा? रिब्स राइजेस अप, और क्या? स्टर्नम राइजेस अप। क्या? स्टर्नम राइजेस अप, दोनों स्टर्नम और ये रिब्स जो है वो क्या हो जाएंगे? राइज अप हो जाएंगे। और ये जैसे ही दोनों राइज अप होंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम। और जब मैं बोल रहा हूं थोरेसिक वॉल्यूम, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है किसके अंदर? वही जस्ट एज इट इज रिफ्लेक्ट हो रहा है लंग्स के अंदर, तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? लंग्स वॉल्यूम, तो लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो अब इसके सीक्वेंस में क्या होने वाला है? जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, है ना, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या बोला जाएगा कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ मेरी जान, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, है ना, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा? एयर फ्रॉम, है ना, एटमॉस्फेयर, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर मूव inside, move inside the lungs, ये हो गया, क्या हो गया? एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर मूव इनसाइड द लंग्स। एयर कहां से मूव कर गया बताओ? एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से जो एयर था वो मूव कर गया इनसाइड द लंग्स, इनसाइड लंग्स के अंदर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ ना, बोलो ना, शर्माओ मत। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। क्या बोलते हैं बताओ? इनहेलेशन। क्या बोलते हैं इसी को? इनहेलेशन। और ये हमारा इनहेलेशन कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? कितने आसान तरीके से समझ आ गया कि नहीं आ गया बताओ? इसको एज इट इज नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं आगे, और है ना, अब चलते हैं आगे और इसी पे बात करते हैं एक्सेलेशन की। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता देना, फटाक से बता देना, अरे बोलो ना, है ना? तो ये है एक्सेलेशन। तो देखो एक्सेलेशन में होता क्या है बताओ? एयर फ्रॉम लंग्स, है ना, मूव आउट टू एटमॉस्फेयर, कहा मूव कर जाएगा? मूव आउट टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ क्या पता चल रहा है कि एयर अगर बाहर जा रहा है, इसका मतलब पक्का ना पक्का हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हुआ होगा? इंक्रीज, है ना? तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, प्रेशर, है ना, इनसाइड द लंग्स, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज स्लाइटली, है ना,
स्लाइटली एबव दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से स्लाइटली क्या होगा बताओ? एबव होगा। अगर स्लाइटली एबव होगा तो बाहर चला जाएगा एयर। इसका मतलब कि प्रेशर क्या है बताओ? प्रेशर इनसाइड लंग्स अगर कम है, इसका मतलब वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर ज्यादा है ना भाई, हाँ प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसका मतलब पक्का ना पक्का क्या हुआ है? रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम हुआ है ना? रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम हुआ है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डायाफ्राम बिकेम डोम शेप। कैसा बन जाएगा ये? डोम शेप बन जाएगा, है ना? ठीक है, इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, है ना? ठीक है, इससे क्या हो जाएगा बताओ? रिब्स एंड स्टर्नम come to their normal state। वो कहाँ आ जाएगा बताओ? इसके नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। कौन आ जाएगा? इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स एंड स्टर्नम कम टू देयर नॉर्मल स्टेट। और रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ पहुंच जाएगा? इसके नॉर्मल स्टेट पे पहुंच। अब जैसे ही नॉर्मल स्टेट पे पहुंच गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, ये हो गया, है ना? इसको सेव कर लेते हैं अपन, और इसको अब अपोजिट करके फटाक से देख लेते हैं। मतलब जैसे उसमें देखा था उस तरह से अब जो है इसको फिर से देख लेते हैं कैसा होगा, है ना? फिर से देख लेते हैं। तो एक्सपायरेशन कैसे होगा बताओ? एक्सपायरेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम का क्या होगा? रिलैक्सेशन। अगर डायाफ्राम रिलैक्सेशन हुआ तो डायाफ्राम जो है वो कैसा हो जाएगा? बिकम डोम शेप। ऐसा बिकम बजाओ, बिकम डोम शेप। कैसा हो जाएगा? डोम शेप हो जाएगा। अगर ये रिलैक्सेशन हुआ इसका, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? डोम शेप हो जाएगा। दूसरा, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज वॉल्यूम है ना ऑफ लंग्स इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो बताओ दूसरा क्या होगा? रिलैक्सेशन। किसके में रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। अगर इंटरकोस्टल मसल्स में रिलैक्सेशन होगा तो क्या हो जाएगा? रिब्स एंड स्टर्नम, है ना, कम्स टू नॉर्मल पोजीशन। अगर वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, कौन? रिब्स और स्टर्नम अगर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं तो क्या होगा बताओ? अगर वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। हाँ कि ना? ठीक है, अब ये हो गया कि लंग्स का वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। अब जिसकी वजह से क्या होने वाला है कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स अगर डिक्रीज हो गया, है ना, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो गया? डिक्रीज। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज, है ना? तो एज प्रेशर, जैसे ही प्रेशर इंक्रीजेस, है ना, above the atmospheric pressure, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? एयर विल मूव आउट ऑफ द लंग्स टू एटमॉस्फेयर में चला जाएगा लंग्स। ठीक है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं?
उसी को अपन बोलते हैं एक्सपायरेशन, इसी को अपन बोलते हैं एक्सपायरेशन। ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन और एक्सपायरेशन। तो इस तरीके से काम होगा। अब अगर मैं बात करूं, तुम्हें बताऊं कि देखो अब इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे समझेंगे, तो यहाँ देखो इंस्पायरेशन की अगर बात करोगे तो इंस्पायरेशन में क्या होना चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसमें अगर मैं लिखूं, देखो ध्यान से देखो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है ना, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अगर यहाँ पे ऐसे लाइन लिख दो, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, एक्सपायरेशन। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनो, देखो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वॉल्यूम ऑफ लंग्स जैसे ही इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्रेशर क्या, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ना, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे ही इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर मूव्स टू लंग्स, एटमॉस्फेरिक एयर मूव कर जाएगा लंग्स के अंदर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। तो देखो क्या हो रहा है, तो ये कब स्टार्ट होगा, जब क्या स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। ये सारा चीज कब स्टार्ट होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मूव टू दी लंग्स, ठीक है कि नहीं। तो देखो जैसे ही ये रिप्स ऊपर उठा, रिप्स ऊपर उठेगा, ठीक है, डायफ्राम नीचे जाएगा, नीचे जाने, और ये जो है जैसे ही ये ऐसे होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिप्स क्या हो जाएंगे बताओ, रिप्स राइज कर जाएंगे, है ना, रिप्स राइज अप, है ना, और फिर स्टर्नम भी क्या हो जाएगा, राइज अप, और डायफ्राम कहाँ चला जाएगा, नीचे, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज, और प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ तो हायर प्रेशर एटमॉस्फेयर में था तो अंदर चला गया, तुम गहरा सांस ले लिए, तो उसी को इंस्पायरेशन बोलते हैं। उसी तरीके से देखो अंदर एयर इंटर कर गया और ये पूरा वॉल्यूम में ऐसे चला गया, क्योंकि थोरेसिक वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज हुआ, तो अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और इस तरीके से तुम्हारा काम खत्म। उस तरीके से एक्सपायरेशन की अगर हम उसी में बात कर लें तो क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, और जैसे ही रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिलैक्सेशन होने का मतलब है कि सारा का सारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना। तो देखो रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्निंग टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न हो रहे हैं। उसी तरीके से अगर जैसे ही ये रिटर्न हो जाएगा और ये डायफ्राम भी रिटर्न होगा तो ये भी डोम शेप बन जाएगा, और ये ऐसे, तो इसका वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ, प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ, लंग्स, है ना, लंग्स से जो एयर है वो मूव आउट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तक चला जाएगा, आउट टू द एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर तक चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपका खत्म होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड आई एम प्रोवाइडिंग द DPP of this lecture. Go and check out in the description box. All the very best.